प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से किया सम्मानित। स्मृति डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी करने के साथ ही ट्विटर हैंडल किए जारी। पीएम मोदी ने शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सीबीआई ने अपने काम और कौशल से सामान्य जन में विश्वास पैदा किया है। तीन दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया हवाई अड्डे पर स्वागत। अपनी यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। संसद में सत्ता पक्ष के राहुल से माफी की मांग और हिंडनबर्ग मुद्दे पर विपक्ष की जांच की मांग से उपजा गतिरोध आज भी जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। अवमानना मामले में सजा को राहुल गांधी ने सूरत की सत्र अदालत में दी चुनौती। 3 मई को होगी सुनवाई। कोर्ट ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक दी जमानत। भारतीय जनता पार्टी ने सूरत में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन पर साधा निशाना। संबित पात्रा ने कहा, ओबीसी समाज को अपमानित करने के बाद अब न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश में है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। बिहार के नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा पर विधानसभा में हंगामा। विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। और पश्चिम बंगाल के हुगली में 2 गुटों की झड़प के बाद इलाके में अभी भी धारा 144 लागू। पुलिस ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार। कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी की गई बंद। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में रामनवमी से जारी हिंसा की एनआईए जांच के साथ ही केंद्र सरकार से की हस्तक्षेप की मांग। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। कहा, पंचायत चुनाव के मद्देनजर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं ममता बनर्जी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। सीबीआई के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री ने डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। साथ ही पीएम ने सीबीआई के ट्विटर हैंडल की भी शुरुआत की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। पीएम मोदी ने शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीबीआई में उल्लेखनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और सर्वोत्तम जांच अधिकारी के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इनमें विशिष्ट सेवा के राष्ट्रपति पुलिस पदक भी शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सीबीआई की प्रशंसा करते हुए कहा कि सीबीआई ने अपने काम और कौशल से
सामान्य जन में विश्वास पैदा किया है। उन्होंने कहा कि जब कोई केस असाध्य लगता है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लगता है कि कोई केस असाध्य, सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं, अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 दशक में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। बैंक फ्रॉड से लेकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े अपराधों, यानी यहां से यहां तक, महानगर से लेकर के जंगल तक अब सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। पीएम ने कहा कि सीबीआई की मुख्य जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता, भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करने की होड़ लगी थी। उस दौरान बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी डरे नहीं क्योंकि सिस्टम उनके साथ खड़ा था। 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। आज देश में इकोनॉमी की साइज के लिए लाख करोड़ यानी ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है, लेकिन तब घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है।
पीएम ने कहा कि साल 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा। इसलिए हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किए। 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा और इसलिए हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। हमने भ्रष्टाचारियों के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कानूनों पर प्रहार करना शुरू किया। अब याद कीजिए, सरकारी टेंडर प्रक्रियाएं, सरकारी ठेके, ये सवालों के सबसे बड़े घेरे में थी। हमने इनमें पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया। आज जब हम 2G और 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन की तुलना करते हैं तो अंतर साफ साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर प्रहार करते हुए कहा कि जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है। जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास प्रभावित होता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। और आइए अब दूसरी महत्वपूर्ण खबरों की ओर चलते हैं। संसद का बजट सत्र अभी तक लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा है। हंगामे का कारण पिछले 2 सप्ताह तक संसद में कोई खास काम नहीं हो पाया है। आज राज्यसभा में हंगामे के कारण कार्यवाही पहले 2 बजे तक स्थगित हो गई। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दल हंगामा करने लगे। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन चलाने की कोशिश की, लेकिन जब हंगामा नहीं थमा तो उन्होंने आज दोपहर 2 बजे तक के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे के बाद भी हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। और उधर लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन पर शोक जताया। इसके बाद निचले सदन में 1 मिनट का मौन रखा गया और सदन की कार्यवाही बिना किसी कामकाज के दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज भी सदन में कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो काले कपड़े पहनकर आए थे। 2 बजे के बाद भी लोकसभा में हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सत्ता पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण पेपर सदन के पटल पर रखे गए। विपक्ष वेल में आकर जोर शोर से नारेबाजी करता रहा। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। भूटान के राजा जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 3 दिन की यात्रा पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया। उनके साथ विदेश और विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर टांडी दोरजी और भूटान की शाही सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। मानहानि मामले में निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी भी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी सूरत पहुंची। साथ ही कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे हैं। सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी ताकि वो ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें। सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी
को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ओबीसी पर दिए गए बयान पर एक बार फिर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि आज सूरत कोर्ट में अपील के नाम पर कांग्रेस हुड़दंग और नौटंकी करने जा रही है। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गांधी न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी, उनके परिवार के लोग और कुछ मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जी, उनके परिवार से प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं। रास्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहौल गुजरात में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली बार भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के संस्कृति मंत्रियों ने भाग लिया। इस बैठक में मध्य एशियाई देशों के बीच संस्कृति की बेहतर समझ के लिए सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्र के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के मकसद से बैठक आयोजित की गई। मंत्रियों ने क्षेत्र में सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपने नेताओं की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अपने उद्घाटन भाषण में जी किशन रेड्डी ने भारत और मध्य एशिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने बुद्ध द्वारा प्रचारित अहिंसा या अहिंसा की शाश्वत शिक्षाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि साझा बौद्ध विरासत एक पोषित आध्यात्मिक बंधन है जिसे सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए आगे बढ़ाने और प्रचारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने पारस्परिक, ऐतिहासिक, पारंपरिक और प्राचीन संबंधों को स्वीकार करने और सांस्कृतिक बंधनों को और मजबूत करने के लिए एक साथ आने का आह्वान किया। सभी देशों का कल्चर आर्टिस्ट मिलके कल्चर प्रदर्शन देने का ऐसा अलग अलग सजेशन दिया है। एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट भी सेंट्रल ऑफिस के तरफ से सर्कुलेट भी किया गया। वो ड्राफ्ट स्टेटमेंट सभी देशों में अपना अपना इनपुट्स देने के बाद ड्राफ्ट स्टेटमेंट का घोषणा भी होगा। ये पहला मीटिंग है। आने वाला दिन में और क्लोजली सेंट्रल एशिया का, इंडिया सेंट्रल एशिया का जितने भी देश है उसमें स्पेशली कल्चरल के विषय पर मिलकर काम करने के लिए निर्णय किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में सोमवार को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के संस्कृति मंत्रियों ने भाग लिया। एससीओ के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों ने एससीओ सदस्य देशों की सरकारों के बीच संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते और एससीओ के तहत ऐसे अन्य समझौतों के दायरे में एससीओ ढांचे के भीतर संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने उद्घाटन भाषण में एससीओ राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने आपसी सम्मान, विविधता और समावेशिता के माध्यम से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रचार में सांस्कृतिक सहयोग और संवाद के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर एससीओ देशों की साझा बौद्ध विरासत पर विशेष रूप से तैयार की गई डिजिटल प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया गया। आने वाले दिन में शंघाई कंट्रीज का एक यूनिटी के साथ, कल्चरल एक्सचेंज के साथ काम करना चाहिए। सभी ऐसा एक्सप्रेस किया है। इसमें एक फॉर्मल
एक MOU भी अग्रीमेंट हुआ है मिनट्स का। आने वाला दिन में भारत चाहते हैं जो शंघाई कंट्रीज के अंदर और अच्छे तालमेल के साथ कल्चर एक्सचेंज हो, तालमेल के साथ एक्टिविटी करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार शीघ्र ही किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए 2 और डॉपलर रडार स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे प्रदेश में शीघ्र ही मौसम पूर्वानुमान के लिए वैज्ञानिक डाटा की पूरी कवरेज होगी। सरकार का ये कदम संवेदनशील क्षेत्रों में भारी बारिश और हिमपात आदि की स्थिति में नुकसान को कम करने के लिए त्वरित उपाय करने में सहायक सिद्ध होगा। इससे जिला प्रशासन को स्थिति के सही आकलन के लिए सतर्क करने में भी मदद मिलेगी। चंबा जिले के जोत और मंडी जिले के मुरारी देवी में हाल ही में 2 डॉपलर रडार स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिससे राज्य का 70% क्षेत्र पहले ही इसके अंतर्गत आ चुका है। ये स्टेशन 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम के पूर्वानुमान पर वैज्ञानिक डाटा उपलब्ध करवाता है। डॉपलर रडार तकनीक मौसम विभाग को मौसम की सटीक स्थिति और पूर्वानुमान लगाने में सक्षम बनाएगी, जिससे समय पर जान माल की सुरक्षा भी हो सकेगी। सरकार ने इस वर्ष डिजिटल चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,40,000 से अधिक हज यात्रियों का चयन किया है। इनमें 10,000 से अधिक 70 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं और 4,000 से अधिक महिलाएं हैं। इसके लिए सरकार को कुल 1,84,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष भारत को 1,75,000 हज यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया था। लगभग 35,000 हज यात्रियों का कोटा निजी ऑपरेटरों को दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि हज यात्रियों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य होगा। मंत्रालय हज यात्रियों को कैशलेस सुविधा के लिए स्टेट बैंक के साथ सहयोग कर रहा है। बैंक सभी अप्रवासी केंद्रों पर अपनी विशेष टीमों के जरिए हज यात्रियों को ये सुविधा उपलब्ध कराएगा। मंत्रालय ने बताया कि स्टेट बैंक कैशलेस सुविधा के बारे में जानकारी देने के लिए टेलीफोन हेल्पलाइन स्थापित करेगा। समलैंगिकों के बीच शादी को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को सुनवाई करनी है। वहीं सुनवाई से पहले कई धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन ऐसे विवाह को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ अपनी राय रख रहे हैं। इन संगठनों ने इस मामले में केंद्र के रुख का समर्थन किया है। समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति और कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को सुनवाई करनी है, लेकिन सुनवाई से पहले कई धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन और इनके नुमाइंदे सेम सेक्स मैरिज की मुखालफत कर रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार का इस मामले में रुख बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट को यह याचिकाएं खारिज कर देनी चाहिए। इससे पहले केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि सभी धर्मों में पर्सनल लॉ पुरुष और महिला के बीच विवाह को ही मान्यता देते हैं। समान जेंडर वाले लोगों का साथी के रूप में साथ रहना अपराध नहीं है, लेकिन भारतीय समाज में केवल पुरुष व महिला के बीच ही शादी संभव है। समलैंगिक जोड़ों को परिवार की इकाई के तौर पर मान्यता नहीं दी जा सकती। शादी को भारतीय समाज में संस्था का दर्जा प्राप्त है, जिसका अपना महत्व है। समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करना समलैंगिक विवाह को वैध नहीं बनाता। इस मामले में विदेशी अदालतों के फैसलों को भारतीय परिवेश पर लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में दायर 1 से ज्यादा याचिकाओं में कहा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और सिटीजनशिप एक्ट के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलों में 2018 के संविधान पीठ के उस फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया गया था। लेकिन केंद्र का कहना है कि मामले की जटिलता और भारतीय सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट को इस मामले में किसी भी तरह के बदलाव को विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लाइनेक्स 2023 का 10वां वार्षिक भारतीय संस्करण की शुरुआत कोलंबो में आज से हो गई है। श्रीलंका में भारत के उप उच्चायुक्त विनोद के जैकब ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। यह अभ्यास 3 दिनों के 2 चरणों हार्बर चरण के बाद सी चरण में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास में भारतीय नौसेना का चेतक हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर समुद्री पेट्रो एयरक्राफ्ट और श्रीलंका वायुसेना का डॉर्नियर और BEL-412 हेलीकॉप्टर शामिल हैं।
इस अभ्यास में दोनों नौसेना के विशेष बल भी मिलकर भाग ले रहे हैं। स्लाइनेक्स 2023 का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, आपसी समझ को बेहतर करना और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस की अंदरूनी जो लड़ाई है एक बार फिर सामने आ गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज बेंगलुरु में विधानसभा परिसर के बाहर टिकट वितरण को लेकर हंगामा और प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने घटना की घोर निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने हिंसा को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता हर जगह जाएंगे और घायलों से मिलने की कोशिश करेंगे। मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती और एनआईए द्वारा जांच की मांग की। पूरी तरीके से प्लान भूलिए कर रही है, ऊपर की इंस्ट्रक्शन की वजह से कर रही है। यहाँ के सांसद, विधायक और कल रामनवमी के जुलूस से पहले अपूर्वा बुद्धर का भी गाड़ी इधर दिखा गया। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके पतिदेव यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हर जगह जाने की कोशिश करेंगे जहां तक हम जा पाएंगे। हमारे कार्यकर्ता जहां पे आक्रांत हुए और जो इंजर्ड है उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सेंट्रल एजेंसी से, स्पेशली एनआईए से होना चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।